नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठ IAS PS खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी कल्पना श्रीवास्तव जी। कल्पना जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना जी, अगर मैं आपके नाम को संदर्भ में लेकर बात करूं तो प्रदेश सरकार की भी ये कल्पना है कि वो अगले कुछ सालों में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, खासकर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, इस सेक्टर को लेकर काफ़ी संजीदा है। इसको लेकर क्या कुछ कार्य योजनाएं हैं, क्या कुछ नवाचार हैं जो आप करने जा रही हैं या जो अभी चल रहे हैं? जैसे कि आपने कहा कि फूड प्रोसेसिंग एक प्रायोरिटी सेक्टर है। हमारे प्रदेश में उत्पादन की कोई कमी नहीं है और अगर हम किसान को उसकी आय बढ़ाना चाहते हैं, दुगनी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वो प्रोडक्ट उसका जो उपज है उसको हम प्रोसेस करें। तो जैसे टमाटर है, तो टमाटर का अगर हम प्रोसेसिंग तक ले जाएं, सॉस बनवा दें, तो नेचुरली उसका जो उसको आय मिलेगी उससे बहुत अच्छी मिलेगी जो अभी उसको प्राप्त हो रही है। और सेकेंडली जो वेस्टेज होता है और बहुत औने पौने दाम में जो कभी कभी सामान बेकार जाता है, तो वो भी रुक जाएगा इससे। तो फूड प्रोसेसिंग की कुछ योजनाएं अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी योजनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत में एक माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस स्कीम। तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रायोरिटी पे टेकअप किया है। और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी एक और नई योजना आई है आत्मनिर्भर भारत में। उसमें भी हम लोग प्राइमरी प्रोसेसिंग पर ध्यान दे रहे हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं जिससे कि प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिले। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक चयन किया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल आगर मालवा है, तो वहाँ पे आम का उत्पादन बहुत होता है, तो वैल्यू चेन ऐड करके ऑरेंजेस का हम कैसे उसको प्रोसेसिंग तक ला सकते हैं, एंड इंक्लूडिंग प्रोडक्शन से लेकर के उसका स्टोरेज, उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और फिर उसके बाद उसका जो प्रोसेसिंग का जो होता है उसको हम लोग कैसे सेटअप करें। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जी। कुछ लोगों का अपना मूल स्वभाव होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में उन्हें कार्य करने की एक ललक रहती है। आपकी ये अभिरुचि किसी से छुपी नहीं है। बतौर कमिश्नर भोपाल, क्लीन भोपाल और ग्रीन भोपाल में आपने ग्रीनरी के लिए जितना काम किया, जितना लोगों को मोटिवेट किया, सोसाइटी को इन्वॉल्व किया, वो अपने आप में अकल्पनीय था, अद्भुत था। अब चाहे वो उद्यानिकी हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, ये कहीं ना कहीं सब पेड़ पौधे, खेती इन्हीं के आसपास घूमते हैं। उद्यानिकी भी एक ऐसा विषय है जिसमें किसान ऑर्गेनिक फूड्स को उगा के फूल वगैरह को लेकर बहुत अच्छी आय ले सकता है, छोटा किसान भी ले सकता है। लेकिन जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव है, लोगों तक पहुंचा नहीं है ये। तो समुचित रूप से पहुंचे सरकार की योजनाएं, लोगों को पारंपरिक खेती से हटकर इन सब चीज़ों को करने के लिए जागरूक किया जाए, उस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं? उसमें जैसे मैंने आपको बताया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक अप्रोच है जी। और इसके अलावा जैसे एरोमेटिक प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। फिर कृषक को हम लोग और इनकरेज कर रहे हैं कि जैसे कि अगर ट्रेडिशनली वो टोमेटो ही कर रहा है तो वो और क्रॉप्स भी ले, मेथी भी लगा ले, जिसका मार्केट है, मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन पर भी हम लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं। और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से फ़ायदा ये है कि अगर क्लस्टर में इकट्ठा जब पैदावार होती है तो उसकी जो मार्केटिंग है और जो उसका प्राइसिंग जो होती है, इट इज़ फार मोर एडवांटेजियस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अभी सीहोर जिले में एक प्रोजेक्ट टेकअप किया है ITC ने, अश्वगंधा और तुलसी का।
जी तो वो उसमें बेटर उसको मिलता है रिटर्न। जी तो उसको प्रमोट कर रहे हैं कि सपोजिंग आधा एकड़ लैंड में तुलसी लगा दी, तो शेष में अपना जो ट्रेडिशनल क्रॉप कर रहे हैं आप वो करते रहो। तो एक तो एक इससे भी फर्क पड़ता है कि किसान एक दूसरे को देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत चेंज आया है, जो पैटर्न ऑफ कल्टीवेशन है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, बहुत डिफरेंस भी आया उसमें। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी रही होंगी इस दौरान कि किसान जब पारंपरिक खेती कर रहा था और उसको मोटिवेट किया गया, उसने उद्यानिकी के माध्यम से कुछ नवाचार किए, तो न सिर्फ उसकी आय में बल्कि आमूलचूल उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन हुए। तो ऐसे कुछ एक उदाहरण जो आपको लगे हों कि इस दौरान, आपके कार्यकाल के दौरान जो आपको लगे हों कि उन्होंने एक माइलस्टोन सेट किया है? कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें किसान ने विभाग के सहयोग से या अपने आप से भी उसने टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया अपना जो उसका ट्रेडिशनल क्रॉप वो लगाता था। जैसे कि उसने अपना ट्रेडिशनल धान और गेहूं को छोड़ करके या चना को छोड़ करके उसने वेजिटेबल्स पे चला गया। हल्दी लगा दी, हल्दी का बड़ा सक्सेसफुल रहा है। पेपरमिंट लगाया फॉर एग्जांपल पन्ना में, तो उसकी ईल्ड बहुत अच्छी उसको मिली। जी तो इस तरह से बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और उससे क्या हो रहा है कि उस पूरे एरिया का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदल रहा है। उसके एग्जाम्पल देख करके लोगों को मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत फ़ायदा है, तो वो उस तरह के चेंजेस बहुत आ रहे हैं। उद्यानिकी का जो एक अगर कार्यालयीन संरचना की मैं बात करूं, जो एक ऑफिस स्ट्रक्चर है कि पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं, संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें। वो एक लोगों को उस जानकारी का अभाव है। जो बहुत जागरूक हैं वो तो पहुंच जाते हैं, या फिर वो दूसरों को देखकर थोड़ा उनको देर से सूचनाएं मिलती हैं। तो तहसील स्तर तक सूचनाओं का आदान प्रदान हो, कुछ ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं कि जो मध्य प्रदेश के मुखिया की सोच है कि खेती लाभ का धंधा बने, तो एलॉयड सेक्टर तो डेवलप करना पड़ेगा। तो इस संरचना में वर्तमान में क्या संरचना है और क्या आप आगामी दौर में उसको बढ़ाना चाहेंगी कि वो और ज़्यादा अप्रोचेबल हो? अभी जो संरचना है, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे आप मंत्रालय में है ही सेटअप, फिर डायरेक्टरेट लेवल पे है, फिर संभाग लेवल पे भी एक सेटअप है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल? जी, हम लोग ब्लॉक लेवल तक हमारी जो हमारे उद्यानिकी विस्तार अधिकारी हैं वो लोग ब्लॉक लेवल पे पोस्टेड हैं। तो वो अपना काम भी कर रहे हैं। इस तरह का जो एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ होती है, प्रमुख काम तो उनका यही है। कुल मिलाकर एक बृहद संरचना पहले से ही है जी। और हम लोग के कुछ जो पद खाली थे, तो उसको भरने का भी हम लोग शीघ्र भरने जा रहे हैं उसको। और संरचना जहाँ तक बात है वहाँ तक हमारा फील्ड लेवल तक पहुँच है जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि जो उद्यानिकी विस्तार अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल तक, तो अपने आप में बहुत अंतिम छोर तक पहुँच है। अब पर्यावरण की भी सुरक्षा है, पर्यावरण की चिंता भी है इसमें, साथ में किसान की आय को भी बढ़ावा देने की बात है। और अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट आसपास डेवलप हो जाती हैं तो बड़ा रोजगार है, कहीं ना कहीं एक अच्छा उद्योग स्थापित होता है। जब फूड प्रोसेसिंग पर आते हैं तो उद्योग विभाग से भी तालमेल की ज़रूरत रहती होगी। तो वो किस प्रकार से, अगर कोई करना चाहे कि वो कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर वो एस्टेब्लिश करना चाहे, तो वो उद्योग, जिला उद्योग केंद्र जाए कि वो यहाँ आए आपके पास? कन्वर्जेंस में काम कर रहे हैं हम लोग, और रेगुलर इसका रिव्यू भी होता है हम लोग का। हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है इस मैटर में। जहाँ तक योजना की बात है, योजना तो हमारे यहाँ से क्रियान्वित हो रही है। तो योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर स्वीकृति तक और उसके आगे क्रियान्वयन तक वो विभाग के द्वारा ही उसको फॉलोअप किया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग फॉलोअप भी करते हैं। तो एक उद्योग संवर्धन नीति जो नीति है, और हमारे उद्योग संवर्धन एक योजना भी है, तो उसमें भी उद्योग डिपार्टमेंट से हम लोग का तालमेल बना रहता है। जो खेती की और उद्यानिकी की नई नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे ग्रीन हाउस है और एक तमाम कम पानी और कम लागत में जो खेती हो जाती है या उद्यानिकी हो जाती है, तो उसको लेकर कुछ ऐसे प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम या किसानों को सिखाने के पर्पस से
ऐसी कुछ कार्यशालाएं विभाग द्वारा आयोजित की जाती हैं? हाँ, हम लोग को रेगुलर ट्रेनिंग होती है। किसानों को हम लोग अपनी नर्सरीज में बुलाते हैं। जी हम लोग की जो नर्सरीज ऑल ओवर द स्टेट हैं, जी, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक हर लेवल जगह। पे भी हर जगह से हमारी नर्सरीज है। जी तो वहाँ पे हम लोग के डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स भी होते हैं बताने के लिए। और एक कान्हा सैया की नर्सरी यहाँ की सबसे बड़ी जो नर्सरी है, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी बना है। तो यहाँ पर रेगुलर कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। अभी कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है, बट किसान विकास केंद्रों में, केवीकेज में, वहाँ पे हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं। और ब्लॉक लेवल पे तो हमने बताया ही आपको कि एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे खेती से थोड़ा सा लोग दूर होते चले जा रहे हैं। मतलब एक सामान्य धारणा हमारे समाज में ये है कि जो कम पढ़ा लिखा है या जो और कुछ नहीं कर पाता है, वो खेती की तरफ उन्मुख होता है। लेकिन अब ये मिथक टूट रहे हैं, धारणाएं टूट रही हैं। कई बार हमें पढ़ने को मिल जाता है कि कोई आईआईटी में था, वो जॉब छोड़कर आ गया है। तो ऐसी चीज़ें लोगों को मोटिवेट करती हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों का भी इसमें रुझान बढ़े, उसके लिए ज़रूरी है कि एक बड़े स्तर पर विभाग को प्रयास करना होगा। तो अभी जो विभाग को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता की तरफ से, या जो आपने पैरामीटर्स तय किए हैं, उस पर आप कितना अपने आप को मानती हैं कि कहाँ तक हैं आप? अभी हमें काफ़ी प्रयास और करने हैं। जहाँ तक हमारी पहुँच है उसको और बढ़ाना है। योजनाओं के बारे में और तकनीकी जानकारी के बारे में लोगों को और जोड़ना है हमको। जी और जो एक ट्रेंड शिफ्ट की ज़रूरत है स्टेट में, जी कि हम चूँकि आप अगर गेहूं की बात करें तो वी हैव रीच्ड अ वेरी वी ऑलमोस्ट बहुत ही हाईएस्ट हम लोग रहे कंट्री जी में। जी, इस बार बहुत ऊपर गए। ऊपर, हाँ, बहुत ऊपर गए। उपार्जन हमारा जो हुआ पंजाब हाईएस्ट। जी पंजाब के बाद दूसरे नंबर। जी। तो हम अब हमें क्या करना है कि हमें अपना वो शिफ्ट करना है पैटर्न को, टू गो इनटू मोर प्रॉफिटेबल एरियाज, जी और जिसमें बेटर फार्मर को फ़ायदा मिले, जी और जिसमें उसकी मार्केटिंग हो, जिसमें डिमांड हो। जी एक लेवल तक आप एक प्रोड्यूस करते रहते हैं तो उसके बियॉन्ड फिर वो उसकी जो डिमांड है ना, वो उतनी नहीं होने के कारण उसका जो प्राइस है वो कम होता है। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, वो हम लोग फोकस कर तो रहे हैं। जैसे जब ये बोनी होती है, सरकार के पास आंकड़े हैं कि सरकार के पास कितनी खेती की ज़मीन उपलब्ध है लोगों के पास, और किस एरिया में क्या बोनी की जा रही है, कहीं उसकी अधिकता नहीं हो जाए। कई सालों में ये देखने को आ रहा है कि कई बार सोयाबीन हद से ज़्यादा लोगों ने बो दी, गेहूँ ज़्यादा बो दिया। तो जब वो सप्लाई ज़्यादा हो जाती तो डिमांड पे भी फ़र्क पड़ता है, रेट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो वो शुरू में ही व्यवस्थित हो, लोग उसके लिए कोई ऐसी एक टेक्निक कि मोबाइल से, एसएमएस के थ्रू, या कोई ऐसी जियो मैपिंग, कोई इस प्रकार की कोई तकनीकी सहायता ली गई है कि किसानों को इसके लिए बताया जाए कि नहीं, अब आप ये फसल नहीं लगाओ, इस फसल की जिले में ऑलरेडी बहुत उपलब्धता है या लग चुकी है? अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही। अभी हाल में एक हमने फार्मर्स के संग इंटरेक्शन किया था। जी तो जो फार्मर्स आए थे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने यही बात कही हमसे कि एक कोई ऐप होना चाहिए जिस पे हमें मालूम पड़ जाए कि कंसंट्रेशन किस क्रॉप का है, जी, ताकि हम ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा ब्लॉक केवल एक ही फसल पर आधारित हो जाए, तो नेचुरली उसका रिटर्न इतना नहीं आएगा, जी डिमांड भी नहीं रहेगी उसकी। तो हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, और हमारा जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, इसको हम लोग ज़रूर प्रमोट कर रहे हैं कि पूरे ज़िले को हम क्लस्टर में बांट दे रहे हैं कि इस क्लस्टर में ये क्रॉप ऑलरेडी प्रेवलेंट है, जी तो औरों में हम क्या क्या कल्टीवेट कर सकते हैं, जी। किस पर फोकस कर सकते हैं। उद्यानिकी के अंतर्गत जो अभी नवाचार चल रहे हैं, उसमें ऐसे कौन से प्रमुख नवाचार हैं जो आपको लगता है कि वो एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं अगर वो आशातीत सफलता तक पहुंच गए? एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जी और सेकंड प्रोसेसिंग जो आपने शुरू में बात करी थी। तो अगर ये दोनों में हम प्रयास हमारे अच्छे हो पाएँ, सफल हो जाए, तो बहुत फ़र्क आ सकता है। जी। सामान्यतः ये धारणा रहती है लोगों की, वही किसान है हमारे देश का, अनपढ़ होता है। लेकिन मैंने जितना विश्लेषण किया है कि नई नई तकनीकों को अपनाने के लिए, चाहे वो खेती करने के तरीके हों या कोई भी नवाचार हो, किसान बहुत जल्दी उनको एडॉप्ट करता है।
तो पंचायत ब्लॉक स्तर पर हैं, लेकिन खेती किसानी एक ब्लॉक के आसपास करीब 20 किलोमीटर के रेडियस में ग्राम पंचायतें और गांव रहते हैं। तो वो रेडियस कवर करने के लिए क्या, क्योंकि पूरी व्यवस्था पंचायतों पर आधारित है, तो ग्राम पंचायतों में कुछ इस प्रकार की ग्राम चौपाल, ग्राम सभा, जहां 10-15 गांव के लोगों के साथ मिलकर बात की जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये फसल आप लगाते हैं तो इसका स्टोरेज, भंडारण, प्रोसेसिंग ऐसे किया जा सकता है। तो क्या डीप लेवल पे कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? अभी हम लोग ने बेनिफिशरीज की एक पूरी लिस्ट बनाई है हर जिले की, कि कौन हमारा बेनिफिशरी है, क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न को हमने करा। गिरदावरी पे हम लोग बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं कि गिरदावरी अच्छी तरह से होनी चाहिए, ताकि हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक वो बन जाए मैप कि यहाँ यहाँ क्या क्या क्रॉप पैटर्न है जी। और फिर उसके आधार पे हम अपने किसान को एडवाइस कर सकते हैं कि आपको ना ये नहीं, आपको बेटर है आप इस पर शिफ्ट कर जाओ जी। जैसे बैतूल में है तोतापरी आम शुरू कराया, बालाघाट में काजू, बैतूल में काजू। तो इस तरह के जो नए और बड़ा सक्सेसफुल रहा जी। जो बैतूल में हम लोग ने काजू कराया और लगवाया जी। और प्लस बालाघाट, और तो वी फाउंड दैट इट हैज गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स। अब गुना है फॉर एग्जांपल, तो गुना में अपना धनिया बहुत होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, बाहर भी जाता है। खरगोन की स्पाइसेस हैं। तो ऐसे इस पैटर्न को कैसे और डेवलप करें, उसका क्रॉपिंग पैटर्न में उसको और बढ़ावा दें और फिर उसको जोड़ें हम प्रोसेसिंग से। तो इस पर हम लोग का अब फोकस है। फसल के उपार्जन के बाद और प्रोसेसिंग तक एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है स्टोरेज। क्योंकि पहले जब तक चीज़ इकट्ठी नहीं होगी उसको प्रोसेस तो बाद में किया जाएगा। तो कई बार चूँकि स्टोरेज उपलब्ध ना होने की वजह से या प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से प्रोसेसिंग तक का जो टाइम होता है किसान उसको ठीक से रख नहीं पाता। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि किस जगह पर कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध हैं, अगर उपलब्ध हैं तो फिर वो फसल उस जगह पर लगाई जाए। उनके अगर स्टोरेज भंडारण की वहाँ व्यवस्था नहीं और वो फसल लगी है तो उसको प्रोसेसिंग तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बीच में कोई एक संतुलन बनाने की कवायद की जा रही है? इस साल हम लोग का फोकस है स्टोरेज पे। तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से MIDH हमारी एक और योजना है, और जो माइक्रो प्रोसेसिंग की योजना एक और आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो सभी योजनाओं में हम लोग का प्राइम फोकस जो है वो कोल्ड स्टोरेज पे और स्टोरेज पे है, कोल्ड चेन, कोल्ड रूम्स जी, ताकि एक तो किसान को दाम बेटर मिले, उसको थोड़ा कैपेसिटी टू स्टोर हो जाए, और सेकेंडली जो आपने बहुत सही बात बोली कि प्रोसेसिंग तक ले जाने के लिए उसकी गुणवत्ता तो बनी रहे जी। तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो। अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसी योजनाएं जिनका लोग फायदा ले रहे हैं उद्यान की विभाग से या खाद्य प्रसंस्करण से, तो ऐसी मुख्य कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हैं, जिसमें कई लाभार्थी हो चुके हैं और कई लाभार्थी इसमें बन सकते हैं? MIDH एक योजना है जिसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है हॉर्टिकल्चर का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। दूसरा एक कृषि विकास योजना है जी। फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना है जिसमें कि ड्रिप्स और स्प्रिंकलर्स से सिंचाई होती है, उसका हम लोग देते हैं, लाभ देते हैं हिंदुराई को। ये 3 मेजर स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की। और उसके अलावा हम लोग की नर्सरीज हैं जिसको रन करते हैं, जिससे हम लोग प्लांट्स भी बेचते भी हैं और डेमोन्स्ट्रेशन भी कराते हैं, बताते हैं लोगों को। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग की हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स और सीड्स और फ्रूट्स उसका भी प्रदाय करते हैं। तो इस तरह की योजना है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो जो भी कारण रहे हों, जागरूकता उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग पर्यावरण की तरफ थोड़ा सा सचेत हुए हैं, प्लांटेशन की तरफ अग्रसर हुए हैं, साथ में खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं कि नहीं ऑर्गेनिक शुद्ध मिलना चाहिए। और अब इस प्रकार के कई चीज़ें प्रचलन में आ रही हैं कि लोग मार्केट में जो चीज़ उपलब्ध है और अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसके 2 से 3 गुना उनको दाम मिल रहे हैं। एक ऑर्गेनिक फूड का एक कल्चर डेवलप हो रहा है, वापस से शुद्धता की तरफ लौट रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को और बढ़ावा देने के लिए कि आपके पास अगर छोटी लैंड है तो लोग आप उस पर खेती करें, प्रमोट करें उसको, तो उसके लिए
कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल के इंटरेक्शन की ज़रूरत है। जब तक कि ये तमगा नहीं हटता हमारे यहाँ कि किसान मतलब वो एक साफा पहने हुए व्यक्ति, एक मैली कुचैली धोती पहने हुए व्यक्ति, हमारे जहन में जो किसान की जो तस्वीर है, जब तक वो तस्वीर रंगीन नहीं होती है तब तक हम शायद बाकी चीज़ों को डेवलप ना कर पाएँ। तो एक बड़े लेवल पे यूथ को कनेक्ट करने की भी ज़रूरत है। वैसे यंग पीपल काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो आपने एक बात उठाई कि आईआईटी के बच्चे भी इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और अपने कॉर्पोरेट जॉब्स को छोड़ करके ऐसे बहुत से यंग पीपल जुड़ने लगे हैं। और उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो डाइवर्स क्रॉप्स लेते हैं, उसका प्रॉपर वो स्टोरेज से लेकर के प्रॉपर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एंड टू एंड बिल्कुल वैल्यू चेन को वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को और जोड़ने की ज़रूरत है हमको। और जो किसान भी है हमारा, वो बड़ा स्मार्ट है, वो समझता है कि क्या बेस्ट है, बट बस वही रहता है कि थोड़ा उसको और पुश चाहिए, सपोर्ट चाहिए, डायरेक्शन मिल जाए उसको, तो बहुत बेहतरीन वो काम कर सकता है और उसको भी बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। अगर मैं विभाग की बात करूं तो हमेशा एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि किसी भी विभाग में किसी भी कार्य योजना को, किसी भी नवाचार को उसके शिखर तक पहुंचाना एक रहता है कि हम यहाँ आए हैं, हमारा जो भी कार्यकाल रहा हो या रहा है या रहेगा, उस दौरान हम कुछ ऐसा करके जाएं जो उल्लेखनीय हो। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पर कर रहे हैं? मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं हम लोग डाइवर्सिफिकेशन पे, क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन, स्टोरेज, और डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को कैसे हम लोग डेवलप करें ताकि पूरे देश में वो जाना जाए। जैसे अगर के संतरे हैं या चिलीज़ हैं हमारी, या हमारे बुरहानपुर के केले हैं, बहुत ही वेल नोन हैं पूरे कंट्री में। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को कैसे और डेवलप करें और उसको प्रोसेसिंग तक ले जाएं, इस पर हम लोग का फोकस है। जो सामान्यतः ये होता है कि हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं कई बार उनको जीआई टैग दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं और वो इस गुणवत्ता के हों कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक्सपोर्टेशन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिले। तो गुणवत्ता उनकी बहुत बेहतर हो, उनका स्टोरेज बहुत बेहतर हो, उनके लिए मार्केट उपलब्ध हो। तो एक पूरा एक सर्किल है ये। तो इस सर्किल को पूरा करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या कुछ अभी कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहां विभाग काम कर रहा है? हमें लगता है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन पे और जाना है। गुणवत्ता, आपने बिल्कुल सही बात उठाई, क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जगह तो क्वालिटी हम लोग राइट लेवल की पहुंच गए हैं, बट बाकी जगह हमें जो सीड से लेकर के उत्पादन तक जो क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, उस पर हमें फोकस करना ज़रूरी है। और फिर ऑफ कोर्स देन उसके बाद उसका मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उत्पाद को मार्केट मिले वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कई बार एग्जीबिशन की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको अन्य जगह जहाँ कृषि उपज के मेले लगते हैं या इस प्रकार के सेमिनार होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हमारे यहाँ का प्रतिनिधिमंडल या प्रतिनिधित्व हो, उसके लिए विभाग क्या प्रयास कर रहे हैं? हमारी एक स्कीम है इसमें, जिसमें हम अपने फार्मर्स को घुमाते हैं देश में अलग अलग। जैसे हरियाणा के कुछ काम बहुत अच्छे हैं, पंजाब में या आंध्रा में, तो फार्मर्स जाते हैं और विज़िट करके फील्ड को पूरा समझते हैं, टेक्निक को, फिर वापस आकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेमिनार्स वगैरह पहले तो होते रहे, अभी हम लोग का हाल में एक वेबिनार हुआ था जिसमें हमने कंट्री वाइड एक्सपर्ट्स को बुलाया था और सारे अपने किसानों को जोड़ा था। तो उस वेबिनार में हमारा यही था प्राइम फोकस, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। और फार्मर्स के बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं उसमें, तो उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हम लोग कर रहे हैं। जी। मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं वो खुद को किसान पुत्र कहते हैं। किसानों के प्रति मतलब खेती किसानी से उनका अपना एक खुद का भी लगाव है, अक्सर दिख जाते हैं उस टाइप के कार्य करते हुए। तो सरकार से जब ये नवाचार होते हैं या जो योजनाएं क्रियान्वित होने की बात होती है, जब सरकार से वार्तालाप होता है तो सरकार का रिस्पॉन्स इस क्षेत्र के लिए कितना स्ट्रांग रहता है?
सरकार के तो टॉप प्रायोरिटी सेक्टर है और सीएम साहब का खुद का बहुत पसंद का ये एरिया है और वो इसको फोकस भी बहुत है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस विभाग का। हम लोग को बहुत काम करना है इसमें और तो जहाँ तक सपोर्ट और प्रायोरिटी की बात है, वी आर डूइंग वेरी गुड। अभी एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा कृषि के क्षेत्र में अभिनव कार्य के लिए मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिला। उसके पहले कृषि कर्मण के पुरस्कार मध्य प्रदेश को लगातार मिले हैं। तो उद्यान की और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश अव्वल दर्जे पर आए, उसके लिए कितनी आशान्वित हैं आप? तो आपकी शुभकामनाएं हैं, तो बिल्कुल हम लोग इसको हासिल करेंगे। तो जितनी व्यथाएं दर्द हैं गूंगी जुबान हैं, लेकिन इस देश का किसान या इस प्रदेश का किसान है तो उसके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम लगातार किसानों के लिए काम कर रहा है। विभाग की कई सारी योजनाएं हैं जो किसानों को बहुत सहयोगी साबित होंगी, न सिर्फ उनकी उपज के लिए, न सिर्फ उनके उपार्जन के लिए, बल्कि उसे संरक्षण, संवर्धन और उसके भंडारण के लिए और उसके बाद उसके उत्पाद के विक्रय के लिए। तो एक पूरी बड़ी प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर सुधार की दिशा में अग्रसर है मध्य प्रदेश का खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी विभाग। आपके वही बहुत सहज, बहुत कोमल और बहुत स्पष्ट से पहलू को फिर से हमारे दर्शकों ने सुना और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश का किसान उम्मीदों से भर जाएगा और उसे ये विश्वास आएगा आपको सुनकर कि खेती किसानी निश्चित रूप से लाभ का धंधा है और न सिर्फ पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में ये अभिनव प्रयास है, बल्कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इतना समय हमें दिया और बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।